साथियों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पे जानकारी आपको दे रहा हूं जो हर किसी नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि हर किसी नागरिक का लगभग बैंक अकाउंट है। मैं आज जानकारी दे रहा हूं आपको एक चेक को कैसे भरा जाता है, उसमें कौन सी वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको आप समझ जाएंगे तो कभी भी आप चेक भरने में गलती नहीं करेंगे। और चेक भरने की गलती से होने वाले फाइनेंशियल यानी वित्तीय लॉस या कोई लीगल क्लेम यानी कि कोर्ट केस हो जाए तो उससे कैसे बचें, उन सावधानियों को हम एक एक करके लेते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा चेक मेनली कितने प्रकार के होते हैं जो आमतौर पर एक सामान्य आदमी डील करता है। देखिए, चेक तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आम आदमी के जीवन में जो यूज होता है उन चेकों की बात कर रहा हूं। तो मैं यहां पे चेकों को बता रहा हूं कि चेक दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक चेक है ऑर्डर चेक और एक चेक है बियरर चेक। ऑर्डर चेक वो होता है जिसमें जिसका नाम लिख दिया जाए उसका पेमेंट यानी भुगतान सिर्फ वही ले सकता है, या वो उसको किसी और के नाम अपने साइन से करेगा तो ट्रांसफर कर सकता है। अब बात आती है बियरर चेक की। बियरर चेक वो होता है जिसके भी हाथ में वो है वो उसका मालिक वो है, यानी उसमें लिखे हुए जो अमाउंट है, जो रकम लिखी हुई है उसका मालिक वो है। इसका मतलब ये हुआ कि वंस बियरर इज ऑलवेज बियरर। कहने का मतलब ये है कि जिसके भी हाथ में है, काटा किसने है, किस पर्पस से काटा, उससे कोई मतलब नहीं है। बियरर चेक का मालिक जिसके भी हाथ में है वो उसका मालिक होता है, और वो बैंक में अगर पेमेंट लेने पहुंच जाए तो बैंक वाला उसको पेमेंट देने से मना नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर चेक की बात करता हूं। ऑर्डर चेक में जब भी आप किसी के नाम वो चेक भरें तो उसमें उसी व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आप पेमेंट देना चाहते हैं, और यह भी बेहतर होगा कि उस व्यक्ति के नाम के साथ उसका वो अकाउंट नंबर, चाहे वो किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस का हो, वो भी आप लिख सकते हैं। उसको वो अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करके कलेक्शन से मंगा सकता है। अब मैं बात करता हूं दोनों ही प्रकार के चेक में वो 5 मिस्टेक जो आप करते हैं और उनके करने से आप परेशानी में फंस सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेट यानी तारीख। तारीख भरने में जो आप गलती करते हैं वो आपके लिए भविष्य में या तो फाइनेंशियल लॉस या लीगल एक्शन में भी आप परेशानी में आ सकते हैं। तो डेट जैसे आप भरते हैं, तो मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे अपने 1 जनवरी 19 लिख दिया। अब 1 जनवरी 19 किस तरह लिखा, देखिए 1/1/19। अब जो 1 लिखा हुआ है उसके आगे अगर हम 1 या 2 या 3 यानी 1 का हम 11, 21 और 31 बना सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है महीना का। महीना भी आपने 1 लिखा हुआ है तो 1 के आगे आप क्या जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं, तो वो 11वां महीना बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चेक की जो तारीख होती है, चेक की वैलिडिटी उसके बाद 3 महीने तक होती है। 3 महीने बाद अगर आप चेक ले जाएंगे, यानी लिखी हुई तारीख को मिलाकर के 3 महीना, और 3 महीने में आपने चेक का पेमेंट नहीं लिया तो उसके बाद अगर आप बैंक में चेक ले जाएंगे तो बैंक वाले उस चेक का पेमेंट नहीं करेंगे, यानी चेक वो एक्सपायर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि चेक का टाइम निकल चुका है। अब उस चेक को या तो रीवैलिडेट किया जाएगा, यानी कि पुनः तारीख लिख करके काट करके दोबारा से साइन किए जाएंगे तो वैलिड होंगे। अब आपने चेक ले लिया तो इस तरह से आपने देखा कि 30 दिन तक अगर तारीख में परिवर्तन हुआ, महीना आपका 1 महीने को उसने 11 बना दिया यानी 10, यानी कुल मिला के 11 महीने को तक का वो चेक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। अगर आपने चेक में डेट लिखने में गलती करी है तो दूसरी डेट आप लिख करके उसमें सिग्नेचर जरूर करें, तभी बैंक आपका चेक एक्सेप्ट करेगा। अब दूसरा नंबर आता है अमाउंट का। देखिए, सारा खेल तो अमाउंट का है। तो आप देखिए इस एग्जाम्पल में 5000 रुपीज लिखे गए हैं। अब ये 5000 के पहले जगह छूटी हुई है। अब 5 के पहले 1 लगा दिया और 1 लगा दिया या 8 लगा दिया या 9 कुछ भी लगा दिया तो उतने अमाउंट का हो जाएगा।
हाँ, इतना जरूर है कि आप सोच रहे होंगे कि शब्दों में लिखा हुआ है वो भी वही होना चाहिए। तो बहुत से कलाकार हैं जो इधर भी चेंज करते हैं और उधर भी इस तरह कर देते हैं चेंज कि आपको पता नहीं लगा। जैसे 1 को 7 बना देते हैं, 5 को 15 बना देते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण पिछले समय में बैंकों में देखे गए हैं। तो इसलिए जो अंक या जो शब्दों में आप रकम लिखें उनके पहले और आखिरी में भी जगह ना छोड़े, जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं। चाहे तो आप उसे लंबी लाइन कर दें, शब्दों में लिखने के बाद आप क्रॉस कर दें तब भी चलता है। शब्दों में आप चेक जब भी भर रहे हो तो जैसे आपने लिखना है 15,000, वहां पे मात्र जरूर लिख दीजिए, क्योंकि मात्र लिखने से वो वहीं रुक जाता है। मात्र ना लिखने से वो 15,722 कुछ भी बनाया जा सकता है। अगली बात आती है जो हमने ऑर्डर और बियरर की बताई थी, तो वो ध्यान से करें। अगर आप किसी खास व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हैं तो हमने जैसे 2 तरह के चेक बनाया था, और वो जो चेक है अगर बियरर है तो आपको उसका बियरर काट देना चाहिए, और बियरर वाले को सिंगल लाइन से भी अगर आप काट देते हैं तो वो चेक बिना साइन के ऑर्डर चेक बन जाता है। और अगर आप ऑर्डर चेक को बियरर बनाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर को काट के वहां पे साइन कर देंगे तो वो चेक बियरर बन जाता है। यानी ऑर्डर से बियरर बनाने के लिए आपको साइन की जरूरत होती है और बियरर से ऑर्डर बनाने के लिए साइन की जरूरत नहीं होती। चौथी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप चेक अकाउंट पे ही करना चाहें तो आपको पता है कि चेक के लेफ्ट हैंड के टॉप जगह में 2 लाइनें करके क्रॉस किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अब इसमें नुकसान क्या होता है, अगर आपने वो लाइनें बहुत कोने में कर दी हैं तो कई लोग उस चेक के उतने हिस्से को फाड़ देते हैं, और छोटा मोटा कोना अगर फटा होता है चेक का तो बैंक वाले भी कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, तो वो कभी ओवरलुक हो सकता है। तो जब भी आप अकाउंट पे की जो लाइनें हैं वो डालें तो वो लाइनें थोड़ा अंदर को डालें, थोड़ा गैप में करके साफ डालें। और अकाउंट पे करते समय अगर आप चाहते हैं कि किसी खास बैंक में ही उसका पेमेंट हो तो आप उसमें उस बैंक का नाम भी लिख सकते हैं। अगली बात आती है सिग्नेचर की। देखिए, जब भी आप सिग्नेचर करें, अगर आप किसी कंपनी या फर्म के नाम से चेक काट रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सिग्नेचर के साथ उसकी स्टैंप जरूर लगाइए। कई बार बैंक वाले उस चेक को वापस कर देते हैं और आपको जिसे पेमेंट देना होता है वो इसको ये समझता है कि आप उसका पेमेंट नहीं देना चाह रहे, तो आप लीगलिटी में फंस सकते हैं। हाँ, कंपनी के चेक तो बिना मोहर के चल ही नहीं सकते। प्रोप्राइटरशिप में ये होता है, कानूनन रूप से ये होता है कि अगर आपने साइन कर दिया और ऊपर नीचे लिख दिया है कि आप मालिक और ये फर्म का नाम लिख दिया तो भी वो चेक चल जाते हैं। अब बात आती है अगली, जो चेक के पीछे क्या लिखना है या नहीं लिखना है। कई बार क्या होता है, आप लोग इस डाउट में रहते हैं कि चेक के पीछे साइन करें या नहीं करें। देखिए, चेक के पीछे साइन आप तब करें जब उसका पेमेंट ले रहे हैं या बैंक में अपने खाते के नाम जमा कर रहे हैं। तो अगर आप वो चेक किसी को दे रहे हैं और उसका नाम वहां लिखा हुआ तो आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज उस सिग्नेचर से कुछ और ऊपर एक लाइन लिख करके उस सिग्नेचर की वैलिडिटी के साथ उस इंस्ट्रक्शन को बैंक फॉलो कर सकता है। तो बेसिकली ये जो पीछे के साइन होते हैं वो कोई आदेश करने के, जिसको प्रस्तांकन बोलते हैं, इंडोर्समेंट बोलते हैं, या जब आप काउंटर पे भुगतान ले रहे होते हैं उस समय इस बात का प्रूफ होता है कि जो सामने लिखा हुआ वो पेमेंट आपने ले लिया। अगर आप पहले से साइन कर देते हैं, चेक गिर जाए और थोड़ी सी चूक हो जाए तो उस कंडीशन में आपके उस चेक का भुगतान कोई और ले सकता है, और अगर वो कैशियर आपसे उस समय साइन कराना भूल जाता है तो। आजकल ईसीएस का जमाना है। कई बार ऐसा होता है जब आप ईसीएस करवाते हैं तो वो ईसीएस करने वाला बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपसे एक कैंसिल चेक मांगता है। तो आप लोग क्या करते हैं, चेक को कैंसिल करके उसमें साइन भी कर देते हैं। नहीं, सिर्फ चेक को आप ऐसे करके कैंसिल लिख दें, केवल उसकी वो ये पता करने के लिए कि अकाउंट नंबर, बैंक और आईएफएससी कोड वही है या नहीं है। खासकर से वो चेक जिसमें आपका नीचे नाम भी लिखा रहता है, बैंक सिर्फ उसको पहचानने के लिए प्रयोग करता है।
आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आने वाले समय में इस तरह की परेशानी से आप बच सकते हैं। उसके बावजूद भी आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर कॉल करके या वेबसाइट विजिट करके आप उस क्वेरी को रेज कर सकते हैं, और वो रेज करने के बाद हम उसका जो जवाब होगा वो दे देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते हैं। और मैं बहुत जल्दी आपके पास एक सामान्य जानकारी की एक वीडियो जो आपके काम आएगी उसको लेके फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।